नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, बागियों की एंट्री से बीजेपी के दिग्गज बेचैन, संगठन में हलचल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी दामन थामने के बाद अब चुनाव के नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों की एंट्री के बाद पिछले चुनाव में बीजेपी से किस्मत आजमाने वाले नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के पुराने नेताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, तो बीजेपी ने उन्हें संगठन में तवज्जो देनी शुरू की है। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने और शिवराज सरकार बनने के बाद सभी का चुनाव लड़ना कंफर्म है। ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोधी रहे बीजेपी नेता अब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। जयभान सिंह पवैया से लेकर ब्रजमोहन सिंह किरार, मुदित शेजवार और राजेश सोनकर सहित तमाम नेता बीजेपी से 2018 में चुनावी किस्मत आजमाने वाले अपने भविष्य को लेकर पशोपेश में जरूर हैं। उन्होंने 1.5 साल पहले जिस उम्मीदवार को मात देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, अब उसके लिए वोट मांगते नजर आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की श्रम कानूनों में बदलाव पर आपत्ति, कहा ये श्रमिकों के शोषण का बहाना नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, देश में फैली कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगभग 1.5 महीने से उद्योग धंधे ठप्प पड़े हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई राज्यों ने श्रम कानूनों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार 11 मई को उन पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकते हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा, अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, 24 लाख मजदूरों को मिला मनरेगा में रोजगार, पायलट बोले दूंगा काम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच राजस्थान के गांव में मनरेगा के तहत मजदूरी मांगने के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 लाख मनरेगा मजदूरों के साथ राजस्थान गांव में मजदूरी देने वाला देश का नंबर 1 राज्य हो गया है। विभाग के मुखिया और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि राजस्थान में चाहे जितने मजदूर आ जाएं, गांव में एक व्यक्ति को भी बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। लॉकडाउन 2.0 में 68,000 मजदूरों के साथ राजस्थान में मनरेगा का काम ग्रामीण विकास मंत्री सचिन पायलट ने शुरू करवाया था, मगर 20 दिनों के अंदर मनरेगा के तहत काम मांगने वाले मजदूरों की संख्या 24 लाख पहुंच गई है। इसमें से 12 लाख तो पिछले 11 दिनों में मनरेगा का काम मांगने आए हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि जिस तरह के हालात उनके शहरों में हो गए थे, इसे देखते हुए हमने पहले ही पहचान कर लिया था कि श्रमिक गांव लौटेंगे तो वहां पर गांव की अर्थव्यवस्था सुधारना जरूरी है। इसलिए हमने सबसे पहले इसके लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे। हमने सबसे पहले मनरेगा का काम देने के लिए नियमों को आसान बनाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। येचुरी ने रेलवे की एसी सेवा को शुरू करने पर उठाए सवाल, बोले यह जनविरोधी निर्णय। जी हां दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का केवल एसी कोच चलाने का फैसला उच्च वर्गों के लिए है जो जनविरोधी है। उन्होंने सरकार पर मजदूरों के साथ उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। येचुरी ने ट्वीट करते हुए कहा, चयनित मार्गों पर केवल एसी ट्रेन सेवा फिर से शुरू करने का निर्णय अभी जातीय वर्ग के लिए है और यह निर्णय जन विरोधी है। इस समय गरीबों और जरूरतमंदों को इसकी सबसे अधिक जरूरत है, जो इसका सबसे अधिक उपयोग करते हैं। यह दिखाता है कि सरकार किस तरह से एक औसत भारतीय के साथ इस समय उदासीनता और तिरस्कार जैसा व्यवहार कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा संघीय ढांचा बरकरार रखें केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही इस बैठक में लॉकडाउन से बाहर निकलने का एक रोड मैप देश के सामने आ सकता है। इस बीच बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचा बनाए रखें। कोरोना से संकट के समय में राजनीति ठीक नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राज्यों के सुझावों के आधार पर आगे के दिशा निर्देश निर्धारित होंगे, तो वहीं बैठक में ममता ने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र संघीय ढांचा बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि बंगाल को लिखी केंद्र की चिट्ठी पहले ही लीक होती है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे वक्त में केंद्र को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य अच्छा काम कर रहा है। केंद्र को समझना चाहिए कि बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों पर जमकर सियासत हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्वीट पर सियासत, बीजेपी नेता संबित पात्रा का तंज पड़ा महंगा, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा था कि यदि इस समय कोरोना संकट में कांग्रेस की सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार व्यवस्था, राहत, मदद और तकनीकी में सबसे आगे होते। इसी ट्वीट पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने रिएक्शन देते हुए कांग्रेस के समय को कोरोना संकट के होने पर घोटाले होने का अंदेशा जताते हुए नया बवाल खड़ा कर दिया है। संबित पात्रा ने पोस्टर के साथ रिएक्शन देते हुए पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी तंज कसा। संबित पात्रा के ट्वीट में कहा गया कि यदि कोरोना संकट काल में कांग्रेस की सरकार होती तो 5,000 करोड़ का मास्क घोटाला, 7,000 करोड़ का कोरोना टेस्ट किट घोटाला, 20,000 करोड़ का जवाहर सैनिटाइजर घोटाला और 26,000 करोड़ का राजीव गांधी वायरस रिसर्च घोटाला हो जाता। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट के साथ पोस्टर भी जारी किए जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल सिंह, राजीव गांधी के फोटो को लगाया गया। इस पूरे मामलों को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस भड़क उठी है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर इस तरीके का हवाला देते हुए आर्थिक और सामाजिक मानहानि का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास का कहना है कि सीधे तौर पर कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान है जिस पर एफआईआर बनती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूर पर बोले कन्हैया कुमार, अपने ही देश में प्रवासी बन गए इन मजदूरों का दर्द ये है कि जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया है जिसका सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर नजर आ रहा है। काम नहीं होने के कारण शहरों में उनका जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाँव की तरफ वापस लौट रहे हैं। मजदूरों की इन्हीं स्थितियों को लेकर जेएनयू के पूर्व छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार ने चिंता जताई है। अपने ट्विटर अकाउंट पर कन्हैया ने लिखा कि प्रवासी मजदूरों को शहर में भी बाहरी कहा जाता है और गांव से पलायन कर जाने के कारण वो वहां के लिए भी परदेसी बन जाते हैं। अपने देश में ही प्रवासी बन गए इन मजदूरों का दर्द ये है कि लॉकडाउन ने शहर को इनके लिए रहने लायक नहीं छोड़ा और महामारी की आशंका इनको गाँव में घुसने नहीं दे रही। कोरोना और उसके असर को लेकर कन्हैया अपने ट्विटर के जरिए पहले भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने हादसों के शिकार होते प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार और समाज पर सवाल उठाया था। उन्होंने लिखा था कि कोरोना ने समाज के एक बड़े तबके को बुरी तरह से प्रभावित किया है। खासकर गरीबों मजदूरों के लिए यह जीने मरने का सवाल बन चुका है। अपने घर लौटने की जदोजहद में लगातार मजदूरों की जान जा रही है। कन्हैया ने लिखा कि सत्ता व समाज को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, वरना मानवता की हमारी सारी दलीलें खोखली साबित होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 4 बजे से बुकिंग, लेकिन ऐलान के 15 घंटे बाद भी इन सवालों पर चुप है रेलवे। जी हां दोस्तों, देश में लागू लॉकडाउन के 50 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रेल सेवा शुरू करने का ऐलान किया। इस ऐलान के तहत 12 मई से राजधानी दिल्ली से 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी जो देश के अलग अलग शहरों में जाएंगी। इनके लिए यात्री 11 मई यानी आज शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू कर पाएंगे। लेकिन अब जब टिकट बुकिंग में चंद घंटे ही बचे हैं, अभी भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब ना रेलवे दे पाया और ना ही सरकार दे पाई है। रेल मंत्री के ऐलान को 15 घंटे से अधिक केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार की रात 8:45 बजे के करीब ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी थी। मंत्री के ट्वीट के मुताबिक 12 मई से दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो देश के चिन्हित शहरों में जाएंगी। इसके लिए 11 मई की शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री के ट्वीट की तरह ही भारतीय रेलवे की ओर से भी ऐसा ही ट्वीट किया गया था और जिसमें इस फैसले की जानकारी दी गई थी। शुरुआती जानकारी में सिर्फ इतना ही बताया गया कि टिकट IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही बुक होगा, रेलवे स्टेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। चंद घंटे बाकी, लेकिन कई सवाल तैयार। पहला, क्या सभी सीटें बुक हो पाएंगी? दूसरा, अगर कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई जाती है तो वह रास्ते में कितनी बार रुकेगी?
तीसरा, अगर किसी व्यक्ति को चिन्हित 15 शहरों के अलावा बीच में ही किसी स्टेशन पर रुकना है तो क्या वह जा पाएगा? चौथा, ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए भी टिकट बुक होते हैं जिनका सीधा IRCTC से संबंध है, क्या वहां से टिकट बुक हो पाएंगी? पांचवा, अगर 4 बजे बुकिंग खुलते ही साइट पर लोड बढ़ता है और टिकट बुकिंग में दिक्कतें आती हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? छठा, क्या जिनका टिकट हो पाएगा उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्टेशन जाने की इजाजत होगी, क्योंकि दिल्ली में अभी भी लॉकडाउन को लेकर सख्ती है। सोमवार शाम को 4 बजे बुकिंग शुरू हो जाएगी। इससे 2 घंटे पहले ही रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों में जनरल बोगी नहीं होगी और ना ही सभी सीटें बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगी, यानी ट्रेन की हर सीट नहीं बल्कि कुछ चिन्हित सीटें ही बुक करवाई जा सकेंगी। बता दें कि जो 15 ट्रेनें चलेंगी ये नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी तक चलेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजकोषीय घाटे की चिंता छोड़ नए नोट छापे सरकार, रघुराम राजन ने भी किया समर्थन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की सीमा में 54% की वृद्धि किए जाने बाद विशेषज्ञ सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए एक सीमा तक नए नोट छापे जाने के पक्ष में दिखते हैं। उनका मानना है कि इस समय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए व्यय बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने का ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं। रिजर्व बैंक से नोट निकाले जाने का राजन ने किया समर्थन। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कर्ज के लिए रिजर्व बैंक से नोट निकाले जाने के विचार का समर्थन किया है। उन्होंने इस असाधारण समय में गरीबों व प्रभावितों तथा अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए सरकारी कर्ज के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त नोट जारी किए जाने और राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाने की वकालत की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करती है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज दीपक गुप्ता बोले। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 3 साल की सेवा के बाद 6 मई 2020 को रिटायर हुए जस्टिस दीपक गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करती है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, सैद्धांतिक सीमा रेखा की परवाह किए बगैर राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं तो अक्सर न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जस्टिस गुप्ता ने द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं कह सकता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति सरकार या केंद्र में होता है या जो भी पार्टी सत्ता में होती है वह न्यायपालिका पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। हर राजनीतिक दल जो भी सत्ता में होता है न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन यह न्यायाधीशों पर है कि वे निष्पक्ष रहे। यदि कोई व्यक्ति पावरफुल है तो निश्चित रूप से वह न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि कभी कभी न्यायाधीश बोनाफाइड नहीं बल्कि बाहरी महत्व के कारण नियुक्त होते हैं? के सवाल पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, मैं बाहरी कारणों जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इस बात से सहमत हूं कि कभी कभी नियुक्तियां जजों और कोलेजियम के बीच गिव एंड टेक के आधार पर होती है। यह एक क्लब की तरह काम करता है, यह पर्सन टू पर्सन पर निर्भर करता है। अंत में कोई भी सिस्टम लगभग इस पर निर्भर करता है कि उस सिस्टम में कौन लोग हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी बिहार के 1500 मजदूरों ने चेन्नई हाईवे किया ब्लॉक, घर वापसी की मांग। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने चेन्नई और श्रीकालहस्ती को जोड़ने वाले हाईवे को जाम कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें गृह राज्य भेज दिया जाए। 1500 से ज्यादा संख्या में जुटे मजदूरों का कहना है कि बंद पड़ी फैक्ट्रियां किसी को भी कपड़े और खाना नहीं उपलब्ध करा रही हैं। लॉकडाउन के चलते कंपनियां बंद हैं और अपने कैंपस में रह रहे मजदूरों को खाना तक नहीं उपलब्ध करा रही है। गुस्से में आए मजदूरों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मजदूरों को रेलवे ट्रैक से हटा दिया है। कुछ मजदूर गुड्डूर जंक्शन पर स्पेशल ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मजदूरों को जानकारी मिली थी कि एक स्पेशल ट्रेन आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच चलाई जा रही है, जिसमें बैठकर मजदूर अपने घर लौट सकेंगे। मजदूरों को जानकारी मिली थी कि यह ट्रेन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल होते हुए बिहार की ओर जाएंगी। हालांकि प्रशासन ने मजदूरों को रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रैक से हटा दिया है। मजदूर अपने राज्यों को लौटने की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन के चलते बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूर लौटने की जिद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें स्थानीय प्रशासन खाना और जरूरी सामान भी मुहैया नहीं करा पा रही है। बीते 40 दिनों से मजदूर आंध्र प्रदेश में फंसे हैं, लेकिन उनकी वापसी का इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें मजदूरों की घर वापसी के लिए कई स्पेशल ट्रेनें भी चला रही हैं। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अब हर हाल में घर लौटना चाह रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
फंसे हुए मजदूरों के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार, ये है छवि बदलने का प्लान। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार गरीब तबके पर पड़ी है। कोरोना से बचाव के चलते देश 25 मार्च से लॉकडाउन है। ऑरेंज व ग्रीन जोन में 4 मई से थोड़ी छूट मिली है। प्रवासी मजदूरों को ठीक तरह से भोजन न मिलने और उनके घर जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर प्रदर्शन करने की खबरें भी कई राज्यों से मिल रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।